Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 20.1 नेशनलिज्म ओरिजिन एंड मीनिंग, राष्ट्रीयता की भावना, उद्भव और अर्थ। It may surprise you to learn that the history of this idea is not more than 200 years old. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस विचार का इतिहास 200 वर्षों से ज़्यादा पुराना नहीं है। Nationalism, in the sense in which we use it today, did not exist in India before the 19th century. आज राष्ट्रीयता की भावना शब्द का हम जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं, उस अर्थ का 19वीं सदी से पहले भारत में कोई अस्तित्व नहीं था। It may also surprise you to learn that the roots, origins of this idea do not lie in the Indian history, but in the history of modern Europe. आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इस विचार की जड़ें भारत के इतिहास में नहीं, बल्कि आधुनिक यूरोप के इतिहास में है। In fact, it is possible to talk of Indian nationalism as distinctly different from its European counterpart. असल में हम भारतीय राष्ट्रीयता के संबंध में इसके यूरोपीय समकक्ष अर्थों से नितांत अलग अर्थों में संभावना होने की बात कर सकते हैं। In order to know this difference, it is important to have an idea of the circumstances under which nationalism took roots in Europe. इस भिन्नता को जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें इस बात की जानकारी हो कि यूरोप में किन परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। In Europe, the development of nationalism was the result of the fundamental changes that were taking place in society and economy around the 18th century. यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास 18वीं सदी के आसपास समाज और अर्थव्यवस्था में वहां हो रहे मूलभूत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ था। The beginning of the Industrial Revolution produced goods and materials and created wealth at an unprecedented means like never before level. अब देखिए, औद्योगिक क्रांति शुरू होने से बहुत सी वस्तुओं और सामग्री का उत्पादन हुआ, जिसकी वजह से इतनी अभूतपूर्व धन संपदा वहां आई जैसी पहले कभी नहीं थी। This led to the need for the creation of a unified and large market where these goods could be sold. अब देखिए, इससे क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा एकीकृत और विशाल बाजार बनाया जाए जहां इन चीज़ों को बेचा जा सके। The creation of a large market led to a political integration of villages, districts and provinces into a larger state. विशाल बाजार बनाने के लिए गांवों, जिलों और प्रांतों को राजनीतिक रूप से जोड़कर बड़े राज्य का रूप दिया गया। In this large and complex market, different people were required to perform different roles for which they needed to be trained in different skills. इस विशाल और संयुक्त बाजार में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशलपूर्ण कार्य में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक था। But above all, they needed to communicate with each other. परंतु इन सब से ऊपर इन्हें आपस में परस्पर बातचीत करना, संवाद संचार करने की आवश्यकता थी। This created the need for uniform educational centers with focus on one language. इसकी कारण से एक भाषा पर केंद्रित समान शैक्षिक केंद्रों की आवश्यकता महसूस हुई। In the pre-modern times, majority of the people learnt language and other skills in their local environments which differed from each other. अब देखिए, पूर्व आधुनिक काल में अधिकांश लोगों ने अपने स्थानीय वातावरण में
भाषा और अन्य हुनर सीखे जो एक दूसरे से अलग थे। बट नाउ, बिकॉज ऑफ the new changes brought about by modern economy, a uniform system of training and schooling came into being. अब देखिए, परंतु अब आधुनिक अर्थव्यवस्था के कारण नए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण और स्कूलों की एक समान नई प्रणाली अस्तित्व में आई। Thus, modern English language in England, French in France, and German in Germany became the dominant language in those countries. इस प्रकार इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा और जर्मनी में जर्मन भाषा इन देशों की प्रमुख भाषा बन गई। Uniformity in communication system resulted in the creation of a national culture and reinforced national boundaries. संचार प्रणाली में एक रूपता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति बनी और इसने राष्ट्रीय सीमाओं को मजबूत बनाया। People living within those boundaries began to associate themselves with it. इन सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों ने स्वयं को इन सीमाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। Culturally, they also began to perceive themselves as one people and as member of one large community. That is, Englishmen began to identify with each other and with the geographical boundaries of England. Similarly, it happened to German and French people. This was the beginning of the idea of nationalism. सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन लोगों ने खुद को समान व्यक्तियों की तरह और एक बड़े समुदाय का सदस्य समझना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेजों ने खुद को दूसरों से अलग रूप में अंग्रेज होने की पहचान दे दी और इंग्लैंड की भौगोलिक सीमाओं का वासी समझकर उसके साथ स्वयं को जोड़ लिया। जर्मन और फ्रांसीसियों ने भी ऐसा ही किया। राष्ट्रीयता के विचार की यह शुरुआत थी। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंटली। आइए हम इसे थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। Nationalism was the result of the emergence of nations and nation states, largely culturally homogeneous territories with a uniform political system within in Europe. राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रों और राष्ट्र राज्यों के उद्भव का परिणाम था, जो विशाल और सांस्कृतिक समरूप क्षेत्र होने के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी एक समान थे। These nation states did not always exist. ये राष्ट्र राज हमेशा नहीं बने रहे। The early societies, with simpler forms of human organization and without an elaborative division of labor, could easily manage their affairs without a state or a central authority to enforce law and order. अब देखिए, प्रारंभिक समाज में मानव संगठनों के सरल स्वरूप होते थे, सहित और श्रम के किसी विस्तृत विभाजन के बगैर किसी राज्य या कानून और व्यवस्था लागू करने वाले किसी केंद्रीय अथॉरिटी के बगैर भी अपने जीवन को व्यवस्थित और विनियमित कर सकते थे, क्योंकि साधारण जीवन जीते थे। स्टेट एज अ सेंट्रल अथॉरिटी came into being after the beginning of organized culture. केंद्रीय प्राधिकरण शक्ति अथॉरिटी के रूप में राज्य का अस्तित्व व्यवस्थित खेतीबाड़ी प्रारंभ होने के बाद ही अस्तित्व में आया। People generally found it difficult to manage their lives without a central authority to regulate their lives. किसी केंद्रीय सत्ता के अभाव में लोगों को आम तौर पर अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से व्यतीत करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। This need for a state became even greater with the onset of industrialization and a modern world economy. औद्योगिकीकरण और आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था के प्रारंभ होने पर अनिवार्य रूप से राज्यों के होने की जरूरत और अधिक महसूस की गई। An elaborative
system of communication, and a uniform system of education with focus on one standardized language created conditions for cultural and political uniformity. अब देखिए, संचार की व्यापक प्रणाली और एक मानक भाषा पर केंद्रित समनुरूप शिक्षा पद्धति ने सांस्कृतिक और राजनीतिक समानता की परिस्थितियां पैदा की. Thus came into being modern nation states. इस प्रकार आधुनिक राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए. These nation states, in order to sustain and perpetuate themselves, needed the allegiance and loyalty of the people residing in their territories. इन राष्ट्रीय राज्यों को अपने आप को निरंतर अस्तित्व में बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सहयोग और वफादारी की आवश्यकता थी और यही राष्ट्रवाद की शुरुआत थी. This was the beginning of nationalism. In other words, an identification by a people or community with the boundary of the nation, state, and its high culture gave rise to what we know as nationalism. अन्य शब्दों में कहें तो किसी राष्ट्र को राज्य के एक सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों या समुदाय की विशिष्ट पहचान और इसकी उच्च संस्कृति ने ही उस राष्ट्रीयता की भावना को मूर्त रूप दिया. But this was not how the idea of nationalism developed in India. परंतु भारत में राष्ट्रवाद का विकास इस रूप में नहीं हुआ था. The conditions in India were very different at the time when the idea of nationalism was taking roots in Europe. जिस समय यूरोप में राष्ट्रवाद की जड़ें पनप रही थी, उस समय भारत में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं. इंडस्ट्रियलाइजेशन occurred here at a very limited scale. अब देखिए, यहाँ बहुत सीमित स्तर पर औद्योगिकरण अस्तित्व में आया. When Europe was getting rapidly industrialized, India was still largely an agrarian economy. जब यूरोप में तेजी से औद्योगिकीकरण विकसित हो रहा था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर, खेतीबाड़ी पर आधारित थी. Different people spoke different languages. अब देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे. Though the feeling of patriotism means love and a feeling of loyalty for one's own territory and culture, like the one that existed among the Marathas for Marathwada or among the Rajputs for Rajputana, certainly existed in the India in pre-modern times. अब देखिए, हालांकि देशभक्ति की भावना आधुनिक काल से पहले के समय में भारत में पहले ही मौजूद थी. देशभक्ति, अपने क्षेत्र और संस्कृति के लिए प्यार और वफादारी की भावना, जो मराठवाड़ा के लिए मराठों में और राजपुताना के लिए राजपूतों में मौजूद थी. But nationalism, as we understand it, unified system of administration, common language, a shared height, culture, and political integration, did not exist in India until about the middle of the 19th century. परंतु आज जिन अर्थों में हम राष्ट्रवाद का मतलब समझते हैं, उन अर्थों में इसका अस्तित्व 19वीं सदी के मध्य तक भारत में अस्तित्व में नहीं आया था. प्रशासन की एकीकृत प्रणाली, सामान्य भाषा, उच्च कोटि की एक जैसी संस्कृति और राजनीतिक एकीकरण को, यहाँ पे हम लोग जो नेशनलिज्म बोल रहे हैं, वो भारत में नहीं आया था. Nationalism in India developed primarily as a response to the British rule. अब देखिए, बुनियादी तौर पर कहें तो भारत में राष्ट्रीयता का विकास ब्रिटिश शासन के प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स के रूप में अस्तित्व में आया. British rule, as you know, came to the Indian soil in 1757 with the Battle of Plassey and gradually established here by defeating the native rulers.
अब जो स्टूडेंट लाइन से सारे वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ हुई और यहाँ के स्थानीय शासकों को हराने के बाद धीरे धीरे यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ. As you are aware, the arrival of the British rulers was resented by many of the native rulers and people also. अब देखिए, अंग्रेजियों के शासकों के रूप में जब वो आए तो अनेक स्थानीय शासकों और लोगों ने विरोध किया था. It was clear that they all wanted to oppose and fight against the British presence in India. देखिए, ये सभी भारत में ब्रिटिशों की उपस्थिति का विरोध करना चाहते थे और उनके खिलाफ युद्ध करना चाहते थे. But initially they did not do it together or as one people. परंतु प्रारंभ में उन्होंने यह विरोध मिलकर या एकजुट होकर नहीं किया. Different groups had their specific grievances against the British and therefore they fought for the redressal of their specific grievances. अलग अलग लोगों को ब्रितानी लोगों से विशिष्ट या अलग अलग शिकायतें थीं और इसलिए वे अपनी विशेष तकलीफ़ें दूर करने के लिए अंग्रेजों से लड़े. For instance, the native rulers did not want the British to take over their territories, as it happened to the rulers of Awadh and Jhansi in present-day UP. उदाहरण के लिए स्थानीय शासक नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासक उनके क्षेत्रों को हथिया लें, जैसा कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अवध और झांसी के शासकों के साथ हुआ था. Similarly, peasants, artisans and tribals suffered at the hands of the British rulers and often stood up in revolt against them. अब देखिए, इसी प्रकार किसान, कारीगर और जनजातीय लोग ब्रिटिशों के हाथों पीड़ित हुए और प्राय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहे. Okay, you have read about this in module 3 of this book. अब देखिए, इस संबंध में आप इस पुस्तक में मॉड्यूल 3 में पढ़ चुके हैं. अब जो स्टूडेंट लाइन से पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल 3 में ये पढ़े होंगे. But merely the opposition to the British rule or a fight against them did not bring about a feeling of nationalism in India. परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सिर्फ विरोध करने या युद्ध करने से ही भारत में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आई. Although different sections of the population got united because of common exploitation at the hands of the British, a feeling of identification with the entire country and its people did not come about. यद्यपि जन सामान्य के विभिन्न वर्ग ब्रिटिशों के हाथों समान रूप से पीड़ित होने के कारण एकजुट हुए, परंतु इससे भी पूरे देश और इसके लोगों के साथ एक जैसी समानता की पहचान होने की भावना नहीं आई. Even the Great Revolt of 1857, in which many sections of the population fought together, like native rulers, soldiers, zamindars, and peasants, did not produce a feeling of nationalism or an all India unity. यहाँ तक कि 1857 के भारी विद्रोह, जिसमें संपूर्ण जनसामान्य के अनेक वर्गों ने मिलकर युद्ध किया, जैसे स्थानीय शासकों, सैनिकों, जमींदारों और किसानों ने मिलकर युद्ध किया, परंतु इससे भी राष्ट्रीयता की भावना या अखिल भारतीय एकता विकसित नहीं हुई. The idea that the people of India, in spite of many differences among themselves, had many things in common amongst them that had not as yet taken roots. Similarly, the realization that the British rule was foreign and an alien rule which wanted to subjugate the entire people and bring them under its control had also not occurred. अब देखिए,
भारत के लोगों में परस्पर अनेक मतभेदों के बावजूद अनेक ऐसी चीजें हैं जो सामान्य हैं। इस विचार ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी थी। इसी प्रकार यह एहसास भी अभी किसी को नहीं हुआ था कि ब्रिटिश शासन विदेशी और पराया शासन है, जो यह चाहता था कि सभी लोगों पर वह अपना अधिकार करके उन्हें अपने नियंत्रण के अधीन कर ले। The essence of nationalism in India, or Indian nationalism, was the realization that the Indian people had a common nationality and that it was in their collective interest to resist the British rule. To put it simply, a combined opposition to British rule and a desire to achieve national unity lay at the heart of Indian nationalism. भारत में राष्ट्रीयता का या भारतीय राष्ट्रीयता का सार यही भावना थी कि सभी भारतीयों की एक सामान्य राष्ट्रीयता है और ब्रिटिश शासन का विरोध करना सामूहिक रूप से सभी के हित में है। साधारण शब्दों में कहें तो ब्रिटिश शासन का सामूहिक विरोध और राष्ट्रीय एकता को हासिल करने की इच्छा भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के केंद्र में निहित थी। The objective conditions for the development of nationalism were indeed fulfilled by the arrival of the colonial rulers and their penetration into Indian society and economy. However, these conditions in themselves did not create an awareness of nationalism among the people. The consciousness of the idea of nationalism took a long time to mature and made its presence gradually in the fields of culture, economy, and politics. In the following section, we shall look at them separately. औपनिवेशिक शासकों के आगमन, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी घुसपैठ वास्तव में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए बाहरी रूप से जिम्मेदार परिस्थितियां थीं। तथापि इन परिस्थितियों ने लोगों में राष्ट्रवाद संबंधी जागरूकता की भावना पैदा नहीं की। राष्ट्रीय भावना के विचार की चेतना को परिपक्व होने में बहुत लंबा समय लगा और सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था संबंधी और राजनीतिक क्षेत्रों में धीरे धीरे यह विचार पनपने लगा। अब आगे के वीडियोस में हम इन विषयों पर अलग अलग विचार करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखिए आप।